हुकूमती हलकों में तो यही खबर गर्म थी कि आज उनकी फतह होगी और पीटीआई के पुर्जे उड़ जाएंगे, लेकिन देखने वालों ने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हुकूमत को ही उल्टा पड़ गया। बादियो नजर में सुप्रीम कोर्ट ने आज वो तमाम गलतियां दुरुस्त करते हुए मुकम्मल इंसाफ कर दिया जो गलतियां इस मुल्क के सिस्टम ने की थी, जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की थी और जो गलतियां धौंस और धांधली के बल पर हुकूमत करती आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अगर वोटर्स ने किसी हुकूमत को इतनी नशिस्तें नहीं दी तो फिर इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि उनको ये नशिस्तें देने वाला। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया कि मखसूस नशिस्तें कोई माले गनीमत नहीं कि उसको जीतने वाला जैसे चाहे जिसमें चाहे तकसीम कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी कर दिया कि पीटीआई एक सियासी हकीकत थी, सियासी हकीकत है और सियासी हकीकत रहेगी। इस फैसले ने पीटीआई को वो पहचान भी लौटा दी जो इलेक्शन कमीशन ने उससे छीन ली थी। इस फैसले ने पीटीआई को वो अखलाकी ताकत भी लौटा दी जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके उससे छीन ली थी। इस फैसले ने वोटर्स का जमहूरी निजाम पर खत्म होने वाला एतमाद भी बहाल कर दिया जो इस सिस्टम ने जोरों जबरदस्ती से उससे छीन लिया था। इस फैसले ने पार्लियामेंट में पीटीआई की अददी कुव्वत में भी इजाफा किया जो एक मुतनाज़ा फैसले ने कम कर दी थी। और फिर आज इस फैसले से हुकूमत के कई ख्वाब भी बिखर गए हैं। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो बगैर जीते ही 2/3 अक्सरियत इंजॉय करेगी, लेकिन आज वो ख्वाब बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल पैकेज लाएगी जिससे जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को कायम रखा जा सके, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि असेंबली में 2/3 अक्सरियत से उनकी अखलाकी बरतरी कायम रहेगी, वो अपोजिशन को दबा कर रखेंगे, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपनी मनमानी और मर्जी करती रहेगी, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। इस फैसले से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज उसका हक मिला और हुकूमती ख्वाब बिखरे, वहीं कुछ सवालात भी पैदा हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्या मौशी इस्तेहकाम आएगा, क्या मुल्क के जमहूरी सिस्टम में बेहतरी आएगी, क्या शफाफियत का मयार बुलंद होगा, क्या ये फैसला जारी सियासी नाइंसाफियों और इंतकामी सियासत को खत्म करेगा, क्या इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों पर शर्मिंदा होकर कोई सबक हासिल करेगा। और सबसे अहम सवाल ये कि इस फैसले के बाद क्या नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील और फ्रेश अवामी मैंडेट की भी जरूरत पैदा हो गई है। आज के प्रोग्राम में इन सवालों का भी जायजा लेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन से एमएनए हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं आतिफ खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, मुशीर कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में, तो उनसे जरा प्रोग्राम शुरू करते हैं, बात अपनी आगाज करते हैं गुफ्तगू का। अकील मलिक साहब, आज मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी आ गया है और लगता तो यही है कि आपकी हुकूमत की उम्मीदों पे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ी न सिर्फ कानूनी बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ी अखलाकी शिकस्त भी है? बहुत शुक्रिया। में पीटीआई का तो ना कोई लेना था ना कोई देना था। अब इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन ये निकली इस तमाम चीज की कि पीटीआई को सीटें दे दी गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। अच्छा। मैं एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते कानून के मेरी तो समझ में नहीं आती कि 51, 106 ये दोनों आर्टिकल्स 104 को मिला के जिस तरह की रिलैक्सेशन दी गई है, जिस तरह की इंटरप्रिटेशन दी गई है, जरा ये भी बता दें, आप खुद भी वकील हैं, जाहिर है कि ये आर्टिकल 187 जो है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पैराहे में बाकी चीजों को भी तो देख सकती है ना। और अकील मलिक साहब, आप वो हैं जिनके साथ बाकी भी जो हुकूमती लोग थे मुसलसल वो ये बात कर रहे थे कि ये नशिस्तें ना पीटीआई को मिलनी चाहिए ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, चूंकि बतौर जमात इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। लेकिन आज तो न सिर्फ सियासी बल्कि पार्लिमानी जमात उनको तस्लीम कर लिया गया है। और आप मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देखें इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो वाज़ेह तौर पे बता देगा कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है। पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। और मजे की बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई है और उसको सीटें नहीं मिली। मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस जरूर है, काइंडली मेरा एक लास्ट पॉइंट जरूर नोट करें कि मेरा प्रिंसिपल स्टांस था ये सीटें आइन और कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आप ही के शो में कहा था कि शायद हमें भी ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी, अगर आपको याद होगा। लेकिन ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इन सीटों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता था। क्या ही बेहतर होता कि ये मामला पार्लियामेंट में भेजा जाता, ना कि सेपरेशन और ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की नुमाइंदगी का जो उसूल है उसके खिलाफ है। अगर ये नशिस्तें आपकी हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहादियों को मिली थी,
यहाँ भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन आप ये मानते हैं कि फुल कोर्ट जो है उसने तजावुज किया है फिर? जी बिल्कुल मैं समझता हूं कि फुल कोर्ट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है उसके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में ट्रांसग्रेस किया है, उसकी जो एक्सीड करके उनकी पावर्स एज्यूम की हैं, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, जिस तरह 63A में भी आपने पहले देखा कि पहले भी हो चुका है, ये कहीं ना कहीं टॉप लगना चाहिए इन तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशन। सर वो तो ठीक है, लेकिन अकील मलिक साहब सिर्फ एक बात और कि ये कोर्स तो कोई एक चीज का नाम है ना, ये भी तो कुछ होता है ना सर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, उन्होंने कहा जी पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने भी ये तस्लीम किया कि मैंने अपने फैसले में कहीं ये बात नहीं लिखी कि जी आपने उनको इलेक्शन ही पीटीआई को नहीं लड़ने देना। तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की तस्दीक ना करे? देखिए कोर्स करेक्शन की जहां तक आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल तमाम तर चीजों को इस पैरा में देखना चाहिए, लेकिन कोर्ट का काम कोर्स करेक्शन इस तरह नहीं है कि आइन और कानून से बालातर होके नजरिया जरूरत के तहत जो है उसको एस्यूम की जाए जुरिस्डिक्शन, और उसके साथ इंटरप्रिटेशन ऐसी की जाए जिस तरह एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाया जाए। माजत के साथ कमल शोजब तो टू लेट इन द डे गई हैं, ये तो पहले गई भी नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन गई है, ना पेशावर हाई कोर्ट गई। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई इशारा तो हुआ होगा कि आप यहाँ पे दरख्वास्त देखें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई भी थी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो वो तो किसी पहनाई में वो आपको अच्छे नहीं लगे उठा के पीटीआई को दे दी हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो 39 इंडिविजुअल्स जो कि आजाद हैसियत से हैं। मजे का खेस बात यह है कि उनको 15 दिन भी दिए गए हैं, किसी का आइन किसी कानून किसी कायदे को नहीं देखा गया, किसी इलेक्शन एक्ट को नहीं देखा गया, उनको कह के 15 दिन में 39 लोगों में खान साहब भी मौजूद हैं जो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं 41 में। तो मैं इस पे जरा बात करती हूँ, लेकिन पहले आज का दिन आप लोगों के लिए बड़ी फतह का दिन है। वो सब कुछ भी मिल गया आपको, हुकूमत कह रही है, जिसकी आपने डिमांड नहीं की थी, जो आपने मुतालबा नहीं किया था, तो जो आपको रिलीफ मिला है उसकी क्या वजह है? वो क्यों मिल गया आपको जो मांगा ही नहीं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन जजेस को जिन्होंने, सबको पता है कि इतने प्रेशर और इतनी पूरे 8 जजेस 13 जजेस को सलाम पेश कर रहे हैं या सिर्फ 8 को कर रहे हैं? नहीं, जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो वो समझते थे उन्होंने ठीक फैसला किया। किसका प्रेशर बर्दाश्त किया? प्रेशर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो जो 6 जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने किसके प्रेशर की बात की थी कि जी कौन वहाँ पे कैमरे कौन लगा रहा है, वो हमेशा से होता है आतिफ खान साहब। होता है, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने बर्दाश्त किया और उन्होंने अपने हिसाब से फैसला दिया। दूसरी बात देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और सुप्रीम कोर्ट जाहिर बात है आइन की इंटरप्रिटेशन ही करता है, और अगर कोई मसला आता है उसके पास, तो जब तक आप रूट कॉज पे नहीं जाते। रूट कॉज क्या था? रूट कॉज सुप्रीम कोर्ट ने खुद यही कहा कि जी हमारे इंटरप्रिटेशन जो फैसले की थी वो गलत की, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया जिसकी वजह से हमें पार्टी से महरूम किया, हमें इससे इंतखाबी निशान से महरूम किया और मजबूरन आजाद लड़े, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए, तो जब तक आप उसको नहीं ठीक करेंगे और अब ये कहें कि नहीं जी वो तो बस ठीक है, उसने गलत कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अभी इलेक्शन एक्ट 2017 में ये लिखा हुआ है, आइन में जो स्पिरिट ऑफ लॉ है वो तो ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, आर्टिकल 51 और 106 कौमी और सूबाई असेंबलियों। ठीक है, तो अब इलेक्शन एक्ट ज्यादा भारी है या आइन? दूसरे नंबर पे एक सवाल ज्यादा भारी है यहाँ पे, जो भी अकील मलिक साहब और पूरी गवर्नमेंट उठा रही है। वो कहते हैं जी पिटीशन तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें फरीक भी नहीं थी, तो अगर ये नशिस्तें मिलनी भी थी तो क्या उसूली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी? देखिए, एक तो जो अगेन मैं चाहता हूँ कि रूट कॉज क्या था, मतलब क्यों तहरीक इंसाफ क्यों गई है या पीटीआई के हम क्यों गए हैं सुन्नी इत्तेहाद में? इसी वजह से गए कि हमसे निशान भी ले लिया गया, बहैसियत पार्टी हमें बिल्कुल बैन तो खैर नहीं कह सकते, अलग मुकदमा बन सकता है जो आप बात कर रहे हैं, अलग कर दिया गया। कमल शोजब गई है जो सलमान अकरम रजा साहब थे, उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया और केस उन्होंने लड़ा। तो मेरे ख्याल में ये बात करना कि जी ये तो जो इलेक्शन कमीशन का है 2017 का उसके मुताबिक नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल में कोई जेन्युइन। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अदलिया ने आइन को बदल दिया है, वो आइन को रीराइट करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले भी आईनी तरमीम का इख्तियार किसी और को पार्लियामेंट के अलावा देख लिया था, जिसका नतीजा हमने भुगता था।
तो आप समझते हैं कि इस फैसले में आइन रीराइट हुआ है? कोई रिराइट नहीं हुआ, बिल्कुल जो आइन के मुताबिक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसी के मुताबिक। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताएं कि एक पार्टी की 1 सीट है और आप उसे 2 सीटें दे रहे हैं, एक पार्टी की 3 सीटें हैं और आप उसे 5 सीटें दे रहे हैं। मतलब ये कोई सर, आपकी आपस इस में बात जो से अकील मलिक भी एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें भी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्यों, पीटीआई को क्यों सुनी था? अगर इनको आज मैंने भी देखा है कि एक्सप्रेसवे ब्लॉक किए हुए नून लीग के लोगों ने कि जी क्यों ये सीटें दी गई हैं पीटीआई को। अजीब बात यह है कि एक कब्जे का घर था तो अदालत ने फैसला किया कि जी अपने मालिक को वो कह रहे हैं घर सुनी वापस कर काउंसिल दो। को देते ना। अच्छा, तो इनको क्या फर्क पड़ जाता अगर सुन्नी इत्तेहाद को भी दे देते? देखें, सिंपल सी बात है, इनको ये था कि 2/3 इनको चाहिए थी, हमें मिलनी चाहिए थी ताकि हम आइन में तरामीम करें। जो भी आ रहा है कि टर्म एक्सटेंड करनी थी चीफ जस्टिस की या बाकी भी इनके पता नहीं क्या क्या जो प्लान्स थे इनके, वो सारे गड़बड़ हो गए। सियासी फैसला कह रहे हैं, इसको आईनी फैसला नहीं कह रहे। आतिफ खान साहब, आप समझते हैं कि अब इससे एक नया आईनी बहरान पैदा हो सकता है? देखिए, बहरान तो ऑलरेडी इस मुल्क में है। मतलब ये जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है ना, और ये जो इशारों की बात कर रहे हैं, मतलब ये इशारे, मतलब इस वक्त हमें अगर इशारों की बात होती तो खान साहब से एक डील की बात है कि जी ठीक है, मैं चुप रहूंगा या मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल को वो सारे केसेस से बरी भी हो जाएंगे, सारे हमारे लीडरान भी बरी हो जाएंगे, लेकिन वो इशारों वाला काम नहीं है। राइट। क्या मतलब ऐसा वाकई इशारों वाला काम नहीं है? और आज जो फैसला आया उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 51 और 106 के तहत जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका मसला अब हल हो गया है? पारिस, मैं आज से पहले जितने भी शो मेरे देख रहे, मैं ये कहता था कि अल्लाह करे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाए जी, ताकि जजेस जो ना कम से कम गाली गलौज से तो बच जाए। लेकिन ये तो हैरत वाली बात ये है, आप आतिफ खान साहब को और पीटीआई के एक एक आदमी को कसम दे के कहो कि आपको इस चीज का अंदाजा था कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की बजाय पीटीआई को सीटें मिलेंगी, जिसका ना पार्टी है, ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना कुछ ना उनकी आर्गूमेंट है। इनके बैरिस्टर अली जफर बड़े हैरान हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था इस बात का जो आप बात कर रहे हैं। देखिए सनसन, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मुझे नहीं पता आतिफ खान साहब लॉ के बारे में कितने जानते हैं। अकील मलिक साहब वकील है। कोर्ट में एक तरीका होता है, ये दाएं बाएं कोई चीज नहीं होती है। मैं अगर किसी मर्डर केस में जमानत के लिए दरखास्त जमा करूं तो पता चला चोरी का केस लाओ और उसमें जमानत दिया, ऐसा नहीं होता है। जो फाइल सामने आता है उसी को देखा जाता है। ये 187 को आप कैसे देखेंगे? देखा जाता है। ये 187 को कैसे याद देखेंगे? रखना, आप याद तो वकील रखना। हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें बताएं ना 187 को कैसे देखेंगे आप? क्या करेंगे आपके हक में जो फैसला, तो ये प्रेशर में नहीं आया। एक सवाल भी सुने ना, आपके हक में जो फैसले आए उसमें प्रेशर में नहीं आते। तहरीक आदम एतमाद का फैसला आपके हक में आया, वो प्रेशर में नहीं आया। हमारे हक में क्या फैसला है? हमारे कैद को एक झूठे मुकदमे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे अलग किए और 45 साल मिला, क्या कक मिला ना, जायज हुआ, फलाना हुआ, डिंगा हुआ, तो कब्र उखाड़ दो ना उस नसीमा सिंह शाह की चीफ जस्टिस की कब्र से। ठीक, आप ये होता है इंसाफ, ये इंसाफ नहीं होता है। भुट्टो साहब के साथ गलत हुआ। सवाल ये अदलिया का एक सिया बाप के तौर पे इस फैसले को दिया जाएगा। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का वो हल कर दिए। अब ये 5 जजेस एक तरफ, 8 एक तरफ। ठीक, अब अगर हुकूमत जाएगी 8 के पास तो पता चलेगा तो पीटीआई के जज है, पीटीआई वाले जाएंगे 5 जजेस तो पता चलेगा हुकूमत के जज है। राइट। आपने अदलिया के अंदर भी आपने तकसीम कर दी, आपने तकसीम तो वो है जिसका जिक्र आप हमारे प्रोग्रामों में पैमों में पहले भी करते रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये तो हमें पहले से नजर आ रही है सर। वो तो क्या कहा जा रहा है कि वहां पे भी एक बहरानी सूरत हाल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तकसीम नहीं था। जरा सवाल सुनिएगा, अभी पता क्या होगा जी, अभी पता क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 जज ये पीटीआई के, 1 2 3 4 5 जज ये हुकूमत के। ये आप ऐसे देखेंगे, लिख ले मेरी बात। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, बताओ इन जजेस के पास कोई हुकूमत का केस नहीं चलेगा, उन 5 जजेस के पास कोई पीटीआई का केस नहीं जाएगा, तो तकसीम है। एक सुप्रीम कोर्ट बच गई, उसको भी आपने सत्यानाश कर दिया सर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हमने ये फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया रकीन को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? क्या करे आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज कर दिए हैं। सिया बाप के तौर पे ये फैसला लिखा जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है हुकूमत को, 23 उठे इसको मिले हुकूमत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, पंजाब हुकूमत करेगी, अभी बात करते हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा, असरात पे बात करते हैं। मुझे बताएं कि कह रहे री राइट किया, आप उनसे मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से कि कहते हैं अदलिया ने बदल दिया आइन को? देखिए बात ये होता ना सवाल है गंदम का जवाब चने का। तो रीराइट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास किसने इख्तियार दिया है कि वो एक आदमी फरीक ही नहीं है? मिसाल आप और आतिफ साहब एक जमीन पे लड़ रहे हैं, पता चला जमीन मुझे दे दी है, तो ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो पार्टी ही नहीं हूं, मैंने तो मांगा ही नहीं जमीन, फटा आप दोनों के बीच में जमीन मुझे मिल गई, तो ये कौन सा फैसला है? तो ये रीराइट नहीं है तो और क्या है? ये आइन से तजावुज करता नहीं है तो और क्या है? ठीक, उसमें सिंपल सी बात ये है, अकील साहब एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट, आपने 180 फर्ज करें बात की, अपील में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। ये प्रोसीडिंग 187 के अंदर थी, ये 184(3) के अंदर नहीं थी कि यहाँ पे जो है एक्सेसिवली जो पावर्स का इस्तेमाल करके मतलब उसको इस्तेमाल करके उसमें इनकलकेट कर लिया जाता या कुछ भी अखज़ कर लिया जाता। जहाँ पे आपने बात की, देखें री राइटिंग की, डेफिनेटली आइन को दोबारा रीराइट करने की कोशिश की गई है और रीराइट किया गया है। ये बात हकीकत है कि पीटीआई बिल्कुल फरीक नहीं थी और बहुत लेट जाके फरीक बनी। कमल शोजब साहब की आपने बात की, मैं यही बता दूं, सलमान अकरम राजा साहब की वो वीडियो मौजूद है जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक प्रोग्राम में भी मेरे साथ, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि हम, मेरे से जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में तो कि अगर ये पीटीआई को सीटें दे दें तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को दे दें तो आप क्या करेंगे कमल शोजब साहिबा? आप पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अपील लेके आएंगे? उन्होंने कहा फिर मैं सुन्नी इत्तेहाद में चली जाऊंगी थ्रू सलमान अकरम राजा साहब। मैं इसका जवाब ले लूं जरा जी, आतिफ खान साहब। इनकी जात एक बना लिया है हमने, जो जिसका दिल आता है उस तरह इंटरप्रिटेशन करता है। मतलब लॉ ऑफ द लैंड के क्या हम खिलवाड़ कर रहे हैं? देखें भाइयों ने भी बात की कि जी दो आदमियों का फड्डा है एक जमीन पे, ठीक है, अब कमल शोजब साहिबा भी थी वहां पे। अच्छा, अगर अदालत में केस आया और उसने वाकई उसको डिग आउट किया कि यार ये दो बंदों का तो आपस में फैसला है और कमल शोजब साहिबा भी आई हुई हैं, और जब उन्हें हकीकत में पता चला कि जी ये तो असल में उनकी बनती हैं, जिनका मतलब अगेन जो रूट कॉज था वो तो यही था कि जी इसने इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, पार्टी के साथ गलत किया, सिंबल पे गलत किया, सीटों पे गलत किया, और ये तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम क्यों ना इस चीज को बेसिक से ठीक करें। सर लेकिन ये पंचायत नहीं है ना, वो यही तो कह रही है गवर्नमेंट के ये वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। देखें, जो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो अगर इनको ये सीटें मिलनी है तो मतलब इनको किस ये तो गलत फैसला है, ये तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि वो तो गलत फैसला है। तो ये तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ने एकदम से ये समझ रहे थे कि कोई लूट मार का वो है कि जो एकदम से पहुंच गए ये इतने हमें दे दो, इतने हमें दे दो, इतने हमें दे दो, तो इस तरह तो नहीं होता। मतलब लोगों ने वोट दिया है और मतलब जो हमारे साथ इलेक्शन में हुआ, मतलब क्यों मुझे इससे डिनाई किया गया कि मैं अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मुझे बैट का निशान नहीं देगा। सर आपके इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है? दुरुस्त थे, बिल्कुल करवाए गए थे, बिल्कुल करवाए गए, उनको तो गलत करार दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत थे। तो अगर दोबारा करवाने हैं, ठीक है, दोबारा करवा दें। अब जिस तरीके से 200 पार्टियों ने इलेक्शन किया है, पीटीआई ने भी इसी तरह किया है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी ये आपका इलेक्शन गलत था, अपने लोगों को ले जाना चाहिए था इसको सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, फिर बिल्कुल लेकर गए। अच्छा, ये जो 41 लोगों की अरकान की बात हो रही है जिन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा जमा नहीं कराया, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 15 दिन का वक्त दिया है, तो आप समझते हैं कि ये सब के सब 41 के 41 अपनी वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर कर देंगे? आपको नहीं लगता या खदशा नहीं है कि इनमें से कुछ को हुकूमत भी मैनेज कर सकती है? हो सकता है ना हलफनामे में ये लिख देंगे जी हम तो पीटीआई से हमारी वाबस्तगी नहीं है, हम तो आजाद थे। देखिए, जाने को तो कोई भी नहीं जाएगा, जाहिरी बात है। हर एक आदमी जब पॉलिटिक्स करता है, जिस चीज पे वो जीत के आया है या आइंदा जो उनको लग रहा है कि फ्यूचर तो पीटीआई का ही है, इस वक्त अगर इलेक्शन होता है, जब भी होता है इंशाल्लाह, तो पीटीआई तो जीतेगी, जो ऑलरेडी वो जीत के आए हैं तो वो तो जीतेगी, वो क्यों जाएंगे? अगर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं, जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई जाती हैं, तो फिर वो एक और चीज हो जाएगी। और जो छोड़ के गए हैं वो भी आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, वो तो इसीलिए आ रहे हैं कि फ्यूचर उनको लग रहा है ना। लेकिन आपने जो सवाल किया,
جائے گا کوئی نہیں. اب زبردستی کسی کو پکڑ کے اور پھر اپنے کسی اینکر کے ساتھ بٹھا کے کہ جی وہ تو عمران خان بھی بہت غلط آدمی تھا, پی ٹی آئی بھی مجھے ابھی عقل آئی ہے اور میں تو پی ٹی آئی میں نہیں جا رہا, میں تو نون لیگ جوائن کر رہا ہوں یا میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں, تو وہ تو اس ملک میں پچھلے 1 سال سے ہوتا رہا ہے, تو اگر وہ کر لیں وہ اور بات ہے, لیکن اپنی مرضی سے کوئی نہیں جائے. رائٹ, میں ایک بریک لے لوں اور اب جو آج جو فیصلہ ہے مدوخیل صاحب, اس کے جو اثرات اب سامنے آئیں گے, جو کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے اوپر ذرا بات کریں گے, اور وہ جو عدلیہ میں جو ایک ترمیم کی بات کی جا رہی تھی نا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا مدوخیل صاحب, کیا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ سے محاذرائی کرے گی یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی؟ چونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے نا نقصان تو پاکستان کا ہی ہونا ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ پارس, میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس میں سیگمنٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے ملک میں آگ لگے گا. آگ اس صورت میں کہ اب انصاف کا ادارہ جو نا وہ ان کو شک کی نظر سے لوگ دیکھیں گے. جی, یہ 5 جج حکومت کے, یہ 8 جج پی ٹی آئی کے. ٹھیک, جو پی ٹی آئی کا کیس جائے گا حکومت والا جج میں وہ شور کریں گے, جو حکومت والا کیس پی ٹی آئی 8 ججوں کی طرف جائے گا تو لوگ پی ٹی آئی کی نظر سے دیکھیں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ اگر آپ اس طرح سے فیصلے کریں گے, اگر آپ اس طرح سے غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے جو آپ کو اختیار نہیں تو وہ اختیار آپ استعمال کریں گے, تو پھر اگلے سے بھی آپ اچھے کی امید نہیں رکھیں. اب حکومت کیا کرے گی؟ اب یہ نہیں کہنا, حکومت میں آپ اتحادی ہیں نا, اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میں تو میرے حساب سے میں تو پیپلز پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ خدا کا واسطہ اس میں نہیں جانا, اپیل میں نہیں جانا, ریویژن میں نہیں جانا. اس وجہ سے اس فیصلے کو متنازع رکھے, اس فیصلے کو متنازع رکھے تاکہ جن یہ فیصلہ کیا ان کو ساری زندگی یاد رہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک, 23 سیٹوں سے ملے نہیں ملے, حکومت نے نہ گرنا ہے نہ کڑی ہونا ہے, تو میں تو اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ آپ اس فیصلے کو متنازع رکھیں تاکہ آئندہ کوئی جج اس طرح نہ کرے. میں تو یہ مشورہ تو یہ آپ آئینی کر سکیں گے؟ جو جوڈیشل پیکج لانے کی بات ہو رہی تھی, چونکہ پہلے تو 2/3 اکثریت تھی نا ان کے پاس, تو اب تو کوئی آئینی ترمیم پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. پارس, میں نے 2 مہینے پہلے ایک بات کی ہے اور مجھے ابھی بھی اس بات کا خدشہ ہے جی, اور بلکہ پورا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قومی اسمبلی توڑے گا. اچھا, جب قومی اسمبلی توڑے گا نہ 115 سیٹیں اسمبلی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا ضمنی انتخابات ہوا تھا پنجاب میں, 16 میں سے 12 سیٹیں نون لیگ لے گئی ہے. پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی صاحب 180 سیٹ سے جیتا تھا, ریکارڈنگ ہوئے 326 ووٹ ہو گئے. جب ضمنی انتخابات ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین بن گئے تو 35,000 ووٹ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. جی, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ پیپلز جو پی ٹی آئی والے فارم 45 کا رونر ہوتے, ذرا بتا دیں اپنا کیا نام ہے عاطف خان صاحب سے, آپ کے اپنے صوبے میں باجوڑ کا فارم 45 دکھا دے, آپ ملتان کا فارم 45 دکھا دینا. بڑا آپ لوگ شور کرتے ہو فارم 45 دکھا دینا, فارم 45 میں بھی دیکھ لو. باجوڑ میں آپ چھوٹے نمبر پہ آ گئے. ٹوٹے گی کب اسمبلی؟ جی بولے پلیز. آپ یہ ٹوٹے گی کب اسمبلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چونکہ زرداری صاحب بھی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے. مجھے قومی اسمبلی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ کے جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے نا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ حکومت مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے, اور پھر ہمیں حکومت بنانا بھی آتا ہے اور گرانا بھی آتا ہے. تو کیا حکومت گرانے کا وقت آ گیا ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی حکومت. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو تعداد ہے, نہیں زرداری صاحب نے بالکل وہ اس کے لیے بہت سارے راستے اور بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اکیلے میں حکومت نہیں بنا سکتے. ظاہری بات ہے یہاں 2 بڑی پارٹی ہے, ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ ہے, تو جب ہم دونوں کے ایک سے الگ ہوں گے دوسرے سے ملیں گے نہیں تو حکومت کیسے بنائیں گے؟ لیکن ٹوٹ سکتی ہے. ہاں گرا تو 1 منٹ میں ابھی کندھا یوں کرے دھڑام سے صبح, تو وہ کندھا یوں کریں دھڑام سے 1 منٹ میں گرانی ہی تھی, تو بجٹ میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیوں کیا تھا؟ نہیں, مسلم لیگ نون کو بجٹ میں سپورٹ کیوں کیا؟ صبح اسمبلی نہیں ہوگی. آپ خود آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ نون لیگ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے. یہ جمہوری رویہ ہے مندوخیل صاحب؟ تو کیا پی ٹی آئی نے جو حکومت گرایا تھا اور اسمبلی توڑا تھا وہ جمہوری تھا؟ وہ تو غیر جمہوری ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے غیر جمہوری کیا, آپ بھی کریں گے. آپ تو چیمپئن ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں نا.
अच्छा पारिस हम बिल्कुल जरूर चैंपियन है, आपकी ज़बान अल्लाह मुबारक कर दे, हम चैंपियन है, मगर अगर वज़ीर आज़म भेज दे, रेफरेंस भेज दे सदर को, तो सदर के पास क्या इख्तियार है? उसके पास पाबंद है उसको मानने का, जैसा आरिफ अलवी ने माना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म भेजेगी, वज़ीर आज़म भेजेगा। ठीक, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है फ्लोर क्रॉसिंग को, और आपके शो पे मैं आज ये पेशन गोई भी करता हूं कि ये 39 जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये आप फ्लोर क्रॉसिंग को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कवर दिया है। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है, और आप देखेंगे कि इनमें से ये 39 तो फिर आप इनको मैनेज करेंगे ज्वाइन करने के लिए ये बसेरा किधर जाके करेंगे? नहीं, ये बसेरा जो है ये आप इनका करवाएंगे, आप इनको मैनेज करेंगे, जाहिर है वो खुद तो नहीं आएंगे ना। देखिए, बात ये है कि हम तो नहीं कह रहे कि ये हमारे साथ आए। ऑब्वियसली एक शुरू से इन्होंने एक क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा कि हम आजाद हैं, और फिर एक दफा ये इन्होंने कहा कि जी हम पीटीआई के साथ हैं, फिर कहते थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हैं। ऐसा कब हुआ है कि इन तमाम लोगों को, जिनको अभी भी नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में आप देखें तो ये एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये आजाद लोग कैसे आजाद हो गए 39? और उसके बाद अब इनको 15 दिन दिए गए हैं। ये 15 दिन अगर ये पीटीआई के साथ कैसे जाके ज्वाइन करेंगे? पीटीआई लेकिन आपने पीटीआई का चेयरमैन तक अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपने खान साहब बराए नाम चेयरमैन है। आप जाके नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे देखें, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, वो बराए नाम। चलें, ये तो इंडिपेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये जो अरकान है ना, इनको प्रेशराइज नहीं करना, इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। तो फिर ये बात भी हुकूमत ने याद रखनी है। अब 2/3 अक्सरियत तो अकील मलिक साहब आपकी खत्म हो गई है ना सर, तो वो जो आईनी तरमीम लाने का ख्वाब था वो तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। फिर वो जो जजेस की तैनाती का जो तरीक़ेकार और जो मुद्दत मुलाजमत जो है उसको तय करना था, वो आईनी तरमीम तो फिर नहीं हो सकेंगी। देखिए इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आईनी तरमीम थी, और ये खाली ये नहीं है कि मैं लॉ ये जरूर कहूंगा कि मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है उसमें डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको इक्वल होना चाहिए। ये आईनी तरमीम थी जो हम व्यक्ति की तरफ उसको लेके आना चाह रहे थे। लेकिन बात ये है कि आईनी तरमीम मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप 15 दिन इंतजार करें। ये 15 दिन खत्म होंगे जब ये ज्वाइन कहीं ना कहीं जाएंगे, उसके बाद में मैं आपके साथ दोबारा शो करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि आईनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होंगी। अब आतिफ खान को इन 15 दिनों से बड़ी उम्मीद है कि इन 15 दिनों के बाद जो है वो हालात तब्दील हो सकते हैं। किस पे कमेंट कीजिएगा? और दूसरा उसमें तो जी उसमें ये है कि अगर रिटायर्ड जज लगा लें और उनके सामने रिव्यू करें तो हो सकता है इनको उस चीज की उम्मीद हो जिस तरह भी ये फिर एक और आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, उसके लिए कानून साजी कैसे करेंगे? 2/3 चली गई ना। जिस तरह इन्होंने ये जजेस का किया था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें रिटायर्ड जज लगा के, और मेरे साथ इनके नून लीग के बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जुडिशरी पे बहुत ज्यादा लोड है। तो मैंने कहा जी लोड है तो आप जजेस परमानेंट भर्ती कर लें। आप तंज कर रहे हैं ना इन पे कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस लगा दें। हाँ, 5 या 10 या 20 मतलब बाकी लोग भी रुल रहे हैं ना बेचारे 10, 20, 30 साल से, तो अच्छा उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। लगा दें और 5 जज 10 जज और परमानेंट लगा दें। रिटायर्ड लगाने की क्या जरूरत है अगर इतना लोड आपने कम करना है। में नहीं लग पा रहे वो, उनको सुप्रीम कोर्ट में लगा दें। यही कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने वाकई सही तरीके से करना है जजेस की तादाद बढ़ा दें, हाई कोर्ट्स में बढ़ा दें, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दें। लेकिन अगर ये कर लेते जो कि आपने खदशात का इज़हार किया, आईनी तरमीम ये लाना चाह रहे हैं और ये अमेंडमेंट्स ये करना चाह रहे हैं, तो इससे उसका नुकसान वैसे क्या होता? ये तो भी एक बात जब आपने बताई ना कि ये उसकी एज बढ़ाने की टर्म बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि एज में डिस्पैरिटी है, तो ये तो भी सिर्फ एक बात है। उन्होंने कहा कि नहीं वो बहुत सारी और चीजें थी, वो नैब साहब की भी बात कर रहे हैं ना बीच में, पता नहीं और चीजें क्या थी, लेकिन ये कि और चीजें अगर होती तो इन्होंने तो एक दफा उसकी भी कोशिश की थी अमीरुल मोमिनीन बनाने की नवाज शरीफ साहब को, तो पता नहीं क्या 90s की बात ही मियां साहब अब सीख गए। देखा नहीं, खामोश बैठे हुए, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो खामोश हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, मतलब मैंने आज तक दुनिया में गूंगा लीडर नहीं देखा। मतलब लीडर जो भी होते हैं वो बोलते हैं, मतलब अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, जाते हैं, बताते हैं। अब चुप करके बैठ जाना कोने में, मतलब ये कहाँ की लीडर हो सकते हैं ना? नहीं, नाराज हो सकते हैं तो भाई को बोले कि जी ये चीजें गलत हैं, ये ठीक करें।
اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو انہوں نے پھر صحیح مشورہ دیے، پھر ان کو کہیں کہ جی اسمبلی توڑ دیں. سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے، شاید کسی ٹائم اور کا ویٹ کر رہے ہیں وہ. ہاں ٹائم کا تو خاص وقت پہ آپ دیکھیں نا، مدوخیل صاحب نے کہا کہ خود کہے گی نون لیگ توڑو اسمبلی. ٹائم تو بہت میٹر کرتی ہے، مطلب جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب ٹائمنگ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں بدل گئی ہیں. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جس طریقے سے جو اس کو چلانے والے ہیں وہ بھی اور جو چلا رہے ہیں وہ بھی، یہ نہیں چلے گا اس طرح نہیں چلے گا. خان صاحب بھی تو سیکھے نا کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، ہر وقت یہ لڑائی جھگڑے تو میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو ہم اگر صرف یہی سیاست کرنی ہے کہ جی ہم بھی ڈیل کر کے یا جدہ چلے جائیں یا انگلینڈ چلے جائیں تو ڈیل نہ کریں، آپ بات چیت کر لیں. سر اب آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ نیا تشکیل ہونا چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ بالکل، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں کہ جی آپ آ کے جی بات چیت ہوتی ہے تو دوسرے دن آ کے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کو تو 9 مئی کے لیے باہر سے فنڈنگ آئی تھی. اور ایک جلسہ مجھے بتا دیں، ایک جلسہ، یہ مندوخیل بھائی، یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نسبتاً مطلب ان سے کافی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، لیکن مجھے ایک جلسہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی ہو. پچھلے سال 1.5 سال سے اجازت دی جاتی ہے، یہ حکومت آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے جلسے کی پلاننگ کی، اور آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ بات ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسی جمہوریت ہے. آپ کا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، آپ کے اس مطالبے سے کیا مراد ہے؟ سر یہ بھی تو آئینی ادارہ ہے نا، کیا اس ماضی میں کوئی آئینی ادارے کا سربراہ ایسے مستعفی ہوا؟ دیکھیں ہوا نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے پاکستان میں، لیکن دیکھیں بیس جو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ پورے پاکستان میں چاہے وہ سمبل لینا ہو، چاہے وہ آزاد الیکشن لڑنا ہو. ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو کیا پشاور ہائی کورٹ بھی مستعفی ہو پھر؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن نے، دیکھیں الیکشن کمیشن کا صرف وہ آپ وہ دیکھ لیں نا، غلط انٹرپریٹیشن تو ہو جاتی ہے، ٹریک ریکارڈ. تو یہ کیسی غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ کبھی غلط انٹرپریٹیشن کر کے ہمارے حق میں بھی کوئی فیصلہ دے دے نا. 1 سال سے تو انہوں نے کوئی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے حق میں نہیں کی، کہ یہ عجیب سا انٹرپریٹیشن ہے کہ ہمارے خلاف ہی ہمیشہ ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہو جاتی ہے. نیت کا فرق ہے. اچھا، نیت میلیفائڈ ہے. بالکل نیت میلیفائڈ ہے. اچھا مندوخیل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے اور اس ملک کو ایک نیا الیکشن کمیشن اور نئے الیکشنز کی اس وقت میں ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ الیکشن کمیشن بنائی بھی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے، اور اگر اس کو مستعفی کرا دے یا اس کو ختم کر دے تو نیا کون بنائے گا؟ کیا پی ٹی آئی اس بات پہ راضی؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا پی ٹی آئی اس بات پہ آنے کو تیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ میرٹ پہ یا نیوٹرل کرے؟ اور پھر یہ خواہشات پہ نہیں چلتی ہے ملک جی کہ جس کو انہوں نے لگایا اس کو ہٹا دے کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے، چیف جسٹس ان کو پسند نہیں ہے، وہ ہمارے فیصلے میں نہ بیٹھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ بیٹھے، ہمارے پسند نہیں ہے، جو جج ان کو پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں فیصلہ دے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی نئی قانون سازی میں پسی ہوئی ہے. ان کو یہ پاکستان کا قانون جو ہے نا مکڑی کا جالا ہے، اس میں جو پھنس جاتا ہے وہ پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے. اور یہ جو میں نے بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں، عاطف خان صاحب اس وقت ممبر نہیں تھے، پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑا بہترین بل ہے. میں نے کہا ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل زبان پوچھتے ہو. ہائی کورٹ کے جج آپ ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو؟ چاچے مامے بانجے بتیجے کیوں لیتے ہو؟ اچھا، لیکن اپریشیٹ کیے لیکن ساتھ نہیں دیا. مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ نہیں دیا. ایک سیکنڈ، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں طے ہو گیا تھا نا سر؟ اس وقت آپ کی حکومت تھی، سابق چیف جسٹس جو اس وقت تھے، آپ کی حکومت ان کے پریشر میں آئی، آپ 19ویں ترمیم لے کر آئے اور آپ نے پچھلی ترمیم واپس کی. احساس ہوتا ہے کچھ آپ کو؟ وہ اس وجہ سے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے بلیک میل کی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانی گئی ہے تو میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. سن لو، 18ویں اڑا دوں گا، لیکن اس کے بعد میں ہی بل لایا ہوں 2021 میں یہ بل لایا ہوں. لیکن یہ 2 سال تک جو نا کمیٹی کے نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں نے پاس نہیں ہونے دیے. آج یہ بھگتے دونوں. رائٹ. عقیل ملک صاحب، لاسٹ کامنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے چونکہ پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے، یا پورا نظام جو ہے وہی متنازع ہو گیا ہے اور نیا الیکشن ہو، عوام جسے اقتدار دے وہ آئے اور دوسرا اپوزیشن کرے، یہ ہونا بہتر ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 218 کے نیچے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی اس کی ڈیفائنڈ ہے، اور
جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا اور پھر اس کے خلاف یہ لوگ نہیں گئے. الیکشن کمیشن نے اگر وہ آرڈر غلط انٹرپریٹیشن کی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے. یہ معاملہ مستعفی ہونے کا نہیں ہے, لیکن وضاحت دینے کا ضرور ہے کہ انہوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیوں ڈکلیئر کیا اور کس لیے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. یہ مطالبہ بالکل ان کا جائز ہے اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر بات دینی چاہیے. عقیل آپ مندوخیل صاحب اور عاطف خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.